नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे फिल्म 72 हूरे की। फिल्म का नाम आपने सुना होगा, फिल्म के बारे में चर्चा आपने सुनी होगी। कई दिन से, जब से फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक फिल्म लगातार चर्चा में है और फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान और फिल्म के प्रोड्यूसर गुलाब सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बातें तो बहुत सारी हैं, पर मुझे लगता है वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा गया था। हम लास्ट जहाँ तक पहुँचे थे वो ये थी कि सेंसर बोर्ड को लेकर बात हो रही थी। जब ये फिल्म का जो ट्रेलर है उसमें बदलाव करने की बात की गई और कहा गया कि भाई जो ट्रेलर है एक तरह से जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम ट्रेलर को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, रिजेक्शन उसको बोला गया। तो उसके बाद एक सेंसर बोर्ड का भी स्टेटमेंट आया, तो उसके आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस स्टेटमेंट को लेकर, पहली बात। और दूसरा ये कि ट्रेलर तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका और सर्टिफिकेट ना मिलने से आपको किस तरह का नुकसान हुआ? इसमें प्रशांत भाई सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ट्रेलर को रिजेक्ट किया गया या उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगाया गया या क्या हुआ, लेकिन जो मसला है वो किस तरीके से इसको डील किया गया। हम लोगों को जो उसमें जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि कहीं ना कहीं डेलिबरेटली इसको डिले करने के इंटेंशन से या कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, जब 10 दिन पहले आपको सबमिट किया जाता है, स्क्रीनिंग हो चुकी है, तो आप 10 दिन बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है 7 जुलाई को, ट्रेलर रिलीज़ होना है 28 जून को, 27 तारीख को हमें दिया जाता है उसमें कुछ कट, ये हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम नहीं समझ पाए कि ये उनकी जो प्रक्रिया है वो क्या थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो इंडस्ट्री को नहीं समझते। इंडस्ट्री को सर्टिफाई करते हैं, इंडस्ट्री को रेगुलराइज करते हैं, तो वो सब समझते हैं कि एक फिल्म जो रिलीज़ होने जा रही है उसके लिए इस ट्रेलर की कितनी अहमियत है। और दूसरी बात ये थी कि ट्रेलर में एक भी सीन, एक भी वाक्य हमने ऐसा कहीं किसी जगह से नहीं उठाया था जो कोई बाहर का हो, जो सेंसर्ड ना हो। उसी फिल्म का जो फिल्म सेंसर की गई, वही फिल्म जिसमें नेशनल अवार्ड मिला, वही फिल्म जिसमें यूनेस्को का स्पेशल मेंशन मिला, उसके बावजूद अचानक से आपको क्या आपत्ति हो गई? वो जो आपत्तिजनक चीज़ें उन्होंने बताई, एक बात बोला कि साहब ये जो मानव अंग का एक शरीर है, ये दिख रहा है, का एक हिस्सा है, इसको हटाइए, कुरान शब्द को म्यूट कर दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमको ये नहीं समझ में आया कि आतंकवाद पे या तो आप बता दीजिए कि आतंकवाद पे फिल्म बनाइए ही मत। अगर आतंकवाद पे फिल्म बनेगी उसमें ब्लास्ट भी होगा, उसमें मानव शरीर भी होगा, उसमें लाशें भी होंगी और ये सब कुछ होना है, इसीलिए आपने उसको ये सर्टिफाई किया है। और जब सर्टिफाई कर दिया गया उसके बाद नई तरीके से नई बात उठाने का क्या औचित्य है? और दूसरा उन्होंने आपत्ति उठाई कि कुरान शब्द को आप म्यूट कर दीजिए। कुरान का किसी भी आपत्तिजनक भाषा में इस्तेमाल नहीं किया गया। कुरान के सम्मान में कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कुरान के सम्मान में कहीं आप आक्षेप हो या आघात लगे। मात्र शब्द ही आप मत उपयोग कीजिए, ये हम नहीं समझ पाए। ये किस अवधारणा पे हो रहा है? कितनी फिल्में हैं जिनमें गीता का शब्द बराबर इस्तेमाल हो रहा है? गीता के ऊपर हाथ रख के कसम जो खा रहा है वो हत्यारा हो सकता है, वो एक स्मगलर हो सकता है, वो एक चोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें उसको म्यूट करने के लिए कभी क्यों नहीं कहा जा रहा? तो क्या हम ये माने कि अभी भी आज के इस दौर में आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग वही अपीजमेंट लेके चल रहा है? कभी भी मुस्लिम समाज के लिए कुछ कहा जाए या कभी भी मुस्लिम धर्म ग्रंथ के बारे में का नाम ही नहीं लेना है, ये क्यों? ये बहुत हमें आपत्तिजनक लगा। उस बात को हमने उठाया। 2 दिन के चुप्पी के बाद अचानक से उनका एक क्लैरिफिकेशन आता है, वो कहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। वो ये कह रहे कि साहब ये एक प्रक्रिया चालू है, हमने एक ऑब्जेक्शन दिया था। अरे भाई, आपने प्रक्रिया चालू है, ऑब्जेक्शन दिया था जब फिल्म की ट्रेलर रिलीज की डेट निकल गई और फिल्म रिलीज पे जा रही है, आप उसके 15 दिन बाद उसका सर्टिफिकेट देंगे, क्या उचित है इस बात? चलिए, ट्रेलर तो ऑलरेडी रिलीज हो गया, लेकिन संजय मैं आपसे पूछना चाहूँगा बतौर डायरेक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, कैसा लगता है जब एक फिल्म डायरेक्टर की जो मेहनत है और डायरेक्टर की जो टैलेंट है या जो फिल्म के अंदर मैसेज आपने दिया है वो फोकस में ना आके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है? एज ए क्रिएटिव पर्सन कैसा महसूस होता है? देखिए, ये एक विचित्र स्थिति है जब आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म की बात हो लेकिन फिल्म के बारे में बात हो। मगर जिस दिन से इस फिल्म का पहला डिजिटल पोस्टर टीज़र आया, अनाउंसमेंट आई, तब से ये अलग अलग वजहों से चर्चा में है। मैं
मुझे इनिशियली ये लगा कि जब ट्रेलर आएगा तो फिर ये चीज़ थम जाएगी, क्योंकि तब आप लोग फिल्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी है तो कहीं पर आपको ये लगता है कि अगर फिल्म के बारे में और हम उसको देखने के बाद में अच्छा या बुरा का फैसला उसके बाद में लें, उसको और तमाम तरह के विवादों में ना डालें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि जब आपकी जिन चीज़ों की वजह से आपकी फिल्म जानी जानी चाहिए वो नहीं होता है, तो आपको समवेयर ये लगता है कि कहीं पर आपको हर्ट तो करती हैं चीज़ें कि ये इसलिए नहीं, आप चाहते थे किसी और वजह से आपकी फिल्म जानी जाए। इससे पहले 2 फिल्में आई, दोनों फिल्में इतिहास रच के गई हैं। हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, केरला स्टोरी की हम बात करें, और अलग अलग शब्द उस दिन मैंने देखा था अशोक जी नाराज़ भी होते कि इसको प्रोपागेंडा फिल्म आप ना बोलें। आप किस तरह से देखते हैं जब लोग इसको प्रोपागेंडा फिल्म बोलते हैं? आप किस तरह से देखते हैं जब उधर ये दोनों फिल्मों की कामयाबी होती है? और इन दोनों की कामयाबी के बाद क्या ये आदि पुरुष के बाद ऐसा हुआ है कि अचानक से सेंसर बोर्ड जाग गया है? क्योंकि उनको आदि पुरुष के लिए काफ़ी डांट भी पड़ी है हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल वो सबकी जानकारी में है, लेकिन मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जहाँ प्रोपेगेंडा की बात होती है और प्रोपेगेंडा में ये कहा जाता है, एक बन गया है, एक इस वक्त चर्चा का विषय बन गया कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो दक्षिणपंथी विचारधारा अपने पीक पर है और उसको भुनाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। 2012 में इस फिल्म पे काम करना शुरू किया था। उस वक्त ना भाजपा की सरकार थी, ना माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे। हमने तब भी शुरू किया था और उस फिल्म निर्माण का, इसकी कहानी का, किसी विचारधारा को आगे बढ़ाना या और कुछ करना उससे नहीं था। अब ये एक समय की बात है कि ये समय हमारी फिल्म कोरोना आने की जस्ट पहले तैयार हुई, हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिला, हम रिलीज़ करना चाहते थे लेकिन कोरोना आ गया। उसी दौरान चीज़ें हुई, बीच में OTT के ऑफ़र्स भी आए, लेकिन निजी तौर पे हमारा ये मानना था कि OTT पे शुरुआत नहीं करके हमको इसको सिनेमा गृह में लेके जाना चाहिए जहाँ पे बेटर तरीके से इसको रिस्पांस मिले। आइडिया अगर मैं पूछूं, क्योंकि आइडिया यूनिक है, जब लोग फिल्म देखेंगे उनको पता लगेगी कि किस तरह की सोच है या किस तरह से कैरेक्टर्स इसमें बुने गए हैं या गढ़े गए हैं। मैं आपसे पूछूं तो ये आइडिया किस तरह से आपके दिमाग में आया, किस तरह से जहन में आया? अगर मैं कहानी के कोर में न जाते हुए बात करूं तो टेररिज्म एक मेजर प्रॉब्लम है और हम कहीं ना कहीं हर रोज़ ही एक आदी हो चुके थे इन घटनाओं के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखते थे ये सब चीज़ें, और हमने तो बहुत बार लाइव इनको होते हुए अपने आंखों के सामने देखा, न सिर्फ भारत में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी। तो जब ये मैं हमेशा से इस टेररिज्म के ऊपर या इस पक्ष के ऊपर एक फिल्म कहना चाहता था, तो जब ये यूनिक पर्सपेक्टिव जहन में आया तो फिर मैं कन्विंस था इससे। अब बात उसके आगे सिर्फ ये थी कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ में इस फिल्म को करना, और जब मैं सर से मिला और मैंने ये आइडिया उनसे शेयर किया तो वो तुरंत सुनते ही ऑन बोर्ड आ गए और यहाँ से इसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट रही, लंबी रही। बिकॉज मुझे लगता है कि हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, एक वक्त जो है वो लगता है, और स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जो थोड़े से अनकन्वेंशनल हैं। अभी बात हो रही है कि 72 हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी लोग चर्चा कर रहे हैं या विवाद खड़ा होता है। आदि पुरुष है तो भी विवाद खड़ा होता है, जाएं तो जाएं कहाँ? बिल्कुल सर, मतलब ये शायद जब अगर तो इन्हीं चीज़ों से है कि देखिए आप अगर फिल्म बनाते हैं तो विवाद तो होगा, वो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग आपसे नाखुश होंगे। बट ये वक्त ज़्यादा मुश्किल है जहाँ पे आप कुछ भी बनाइए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज का वक्त थोड़ा मुश्किल हो गया है फिल्म मेकिंग के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये तो है, बिकॉज़ कोई भी फिल्म हो, हर फिल्म के साथ में अभी पिछले कुछ समय में जो फिल्म्स जिन्होंने ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है, विवाद तो उनके साथ भी जुड़े रहे हैं, और अगर विवाद बॉक्स ऑफिस में कन्वर्ट होता है तो अच्छा है। सही बात है। आपसे अगर मैं पूछूं कि फिल्म जब आप बना रहे थे, फिल्म जब कंप्लीट हो गई और आज जब आप रिलीज करने जा रहे हैं, कन्विक्शन में किस तरह से बदलाव आया है आपके खुद के फिल्म को लेके? डे 1 से हमने कन्विक्शन के साथ इस पर काम किया, पूरी टीम ने उसी कन्विक्शन से काम किया। लेकिन थोड़ा बहुत कभी आपके सुनने में भी आया होगा कि चैलेंजेस जो शुरुआत हुई वो एंडलेस थे, चाहे वो लास्ट मोमेंट पे पंकज जी का फिल्म छोड़ देना, पंकज कपूर साहब का, चाहे हमारे VFX सुपरवाइजिंग की जो कंपनी थी उनका ऑन बोर्ड आकर के बिना कुछ बताए छोड़ के चल देना। बट ऐसा क्यों हो रहा था? सब्जेक्ट की वजह से?
उसमें ये एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि पंकज जी ने अगले दिन मुहूर्त था इसका फिल्म का, और लगभग 5 बजे मैं और संजय ऑफिस में बैठे थे। संजय ने कहा सर पंकज जी का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा कि एक बार तुम आ जाओ और कैप्टन साहब को भी साथ लेके आना। तो सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वहाँ से हम लोग संजय की गाड़ी में बैठ के वहाँ चले गए। उन्होंने खुद स्वागत किया, बिठाया, चाय वाय हमारे आई। फिर बड़े संजीदा अंदाज में उन्होंने कहा कि भाई संजय ये फिल्म मैं नहीं कर पाऊँगा। तो सच बात मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगा कि मैं चक्कर खा के यहीं गिर पड़ूंगा। सेट लग चुका था जी, दुनिया भर का खर्चा 8 में हमारा लग चुका था, और ये जाहिर सी बात है कि इस फिल्म के लिए जो इसको फाइनेंसर या इन्वेस्टर कहते हैं वो नहीं मिलना था, वो हम जानते थे। तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम अपना ही पैसा इकट्ठा करके लगाएं और ये फिल्म बनाएं। तो उस स्थिति में जब इतना खर्चा करने के बाद फिल्म का जो मुख्य अदाकार है वो ये बोल रहा है, तो मैंने बीच में इंटरवीन करके कहा सर क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? कहते नहीं गुलाब जी, जटस मुझे कुछ समय से आ रहे थे कि इस विषय पे मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कल नासिर भाई से बात हुई तो उन्होंने स्ट्रांगली बोला कि भाई मेरी सलाह ये है कि नहीं करना है ये काम। तो मैंने तय कर लिया, विचार करके आपको बहुत सोच समझ के मैं कह रहा हूँ कि ये आप कुछ और करें। लेकिन कहीं आपको अंदाज़ा था जब आपने शुरू किया फिल्म, या आपने सोचा और जब फिल्म का नाम रखा, अंदाज़ा था कि इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है? ऑनेस्टली सर, ये अनकंफर्टेबल करेगी फिल्म, ये तो जहन में थी, लेकिन ये सिर्फ नाम के ऊपर या इस तरीके से ऐसे रिएक्शंस आएंगे ये बात तो नहीं सोची थी। बिकॉज हाँ, अनकंफर्टेबल करेगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जो फिल्म का विषय है, जब आप फिल्म देखते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अगर आप उस दुनिया में चले जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि किस चीज़ से गुजरते हैं आप। जब वो जो अंजाम से होते हुए देखते हैं तो कहीं पर ये आपको असहज तो करती है फिल्म। तो ये तो था कि लोग थोड़े इसके बारे में अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो था कि फिल्म देखने के बाद रिएक्ट करेंगे, उस बिना देखे उससे पहले ही आप उसे चर्चा कह लें, विवाद कह लें, कि लोग इसकी बात करने लगेंगे अलग अलग रीज़न से, ये उम्मीद तो नहीं थी। हाँ, जिस वक्त ये आइडिया था या इस पर काम कर रहे थे या जब फिल्मिंग हो रही थी और इनफैक्ट पोस्ट चल रहा था, तब तक भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से, कुछ टाइम से जो ट्रेंड चल रहा है उससे लगा ज़रूर था कि ये हो सकता है, लेकिन इस तरीके से होगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लोग कह रहे हैं कि आप एक ख़ास विशेष वर्ग को, समुदाय को टारगेट करने के लिए आपने फिल्म बनाई है। मेरे ख्याल में इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि ये फिल्म को देखकर बिना देखे इनफैक्ट ये कह दिया गया कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, इसको बैन करना चाहिए, टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे भी अगर किसी को टारगेट करना था तो उसके लिए मेरे को फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भी ऐसे ही बोल के या किसी और वीडियो के अंदर, ब्लॉग के अंदर, वीडियो ब्लॉग में ये बात कह सकते हैं अगर टारगेट कर रही है। आप कुछ विशेष वजह ही होगी, कुछ संजीदा होंगे आप, जब आप फिल्म बनाने के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा इस तरीके के एक सब्जेक्ट के अंदर, एक फिल्म के अंदर लगाते हैं। उन एफर्ट्स को इस तरीके से डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, वो भी बिना फिल्म देखे। फिल्म देखने के बाद में हो सकता है कि शायद आप एग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, ये आपका हक है, मगर कम से कम उसके बारे में अपनी राय कायम करने से पहले उसे ज़रूर देख लें। तो अभी तक मुझे लगता है कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। जब तक पिक्चर ही नहीं मालूम आपको तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये टारगेट की जा रही है। राइट। इस पिक्चर में आमिर बशीर साहब हैं और इस पिक्चर में राशिद साहब हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, जो मौलाना का कैरेक्टर कर रहे हैं, और उनको ही मालूम है कि ये सब्जेक्ट क्या है जी, किस पे वो जिस फिल्म में वो काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट को लेके उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन मार्क कि हम ये नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि पंकज कपूर साहब ने सब्जेक्ट की वजह से मना कर दिया, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ जो एक आदमी पाकिस्तान से आता है और वो ये रोल करके चला जाता है, और आमिर बशीर ने भी काम किया। देखिए सर, आमिर न सिर्फ एक फैंटास्टिक एक्टर हैं बल्कि कमाल के इंसान हैं, और जो अच्छे एक्टर होते हैं उनकी खासियत होती है, जब तक वो आपकी कहानी से कन्विंस नहीं होते ना, वो फिल्म नहीं करते। वो खाली घर में बैठ जाएंगे लेकिन वो यूं ही कुछ नहीं कर लेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है, जैसे कहने की ज़रूरत है, और इस बात को आमिर बशीर साहब ने समझा और इसके लिए वो ऑन बोर्ड आए, और उन्होंने न सिर्फ इस रोल को एक्सेप्ट किया बल्कि 101% जो है वो इस रोल के लिए दिया। बहुत शानदार काम किया है, हालांकि वो बहुत उम्दा कलाकार हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने बेहद शानदार काम किया है। उन्होंने ये समझा कि हम कहना क्या चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी बात है।
ये आतंकवाद के बारे में बात कर रही है, किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये लोग कौन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है इसको। सेम बात अब वो बरगलाने वाले और वो करने वालों को रिप्रेजेंट करने वाला जो रोल था, वो राशिद नाज साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के एक बेहद बड़े कलाकार हैं। कुछ ही अरसा पहले वो इस खुदा के लिए जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं है वो। तो उन्होंने तो उनके सामने तो ये था कि वो तो फेस हैं, वो मौलाना का जो रोल है उसको प्ले कर रहे हैं, तो वो तो सामने आने वाले हैं। और इसमें लिखी हुई लाइनें जो हैं, जिसपे ऊपर की लोग अक्सर ये मतलब ये सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी या उनको उसको लेके उनको ये था कि मतलब इसके बाद में क्या मैं अपने मुल्क वापस जा पाऊँगा, क्या मैं इवन हिंदुस्तान में भी रह पाऊँगा। तो ये थी उनके बात में, लेकिन समवेयर और ये फैसला हमने उनके ऊपर छोड़ दिया था कि अगर आपको लगे कि आपको ये करना चाहिए तो आप इसे करिए, और अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। और बात ये थी कि वो नहीं करने वाले हैं, 2-3 दिन हिंदुस्तान रहेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली रात को उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तकरीबन 1:30 बजे हुए थे, मैं उनसे मिलने होटल गया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ये सीन जो है इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे ये लगा कि आप ये जो बात कह रहे हो ये कहीं गलत तो नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने किसी मौलवी साहब को फ़ोन किया पाकिस्तान में, जो उनके स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर, और उनके सामने वो उन्होंने पूरी पढ़ी। उसमें उन्होंने एक करेक्शन बताया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सिर्फ एक वर्ड चेंज कर लेंगे तो मैं इसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या ये आप इसलिए चेंज करवाना चाहते हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा या ये सही है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनके हिसाब से जिनसे मैंने बात की है वो ये कहते हैं कि यही जो है ना सच है। और ये वाली लाइन जो आपका ये वर्ड है उसमें था कि हर एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता फरमाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 40 की मिलेगी, 100 की नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर ठीक है, अगर ये सही है तो मैं भी यहाँ पर इसको क्रॉस चेक करवा लेता हूँ और फिर उसके बाद में आप इसे कर लीजिए। तो वो पता लगा कि नहीं वो बात ठीक है, और उन्होंने फिर उसके बाद में वो पूरे जोश और खरोश के साथ में उन्होंने उस फिल्म की और अपने पार्ट को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।